हेलो। चलो बच्चे, लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों का जो डिस्कशन चल रहा था दैट वाज SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 SN2 हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया और उससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम भी हम लोगों ने कर लिए। नाउ आज मैं स्टार्ट करूंगा एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। चलो देखो, इसमें क्या करना होता है। लेट अस से वी हैव अ सबस्ट्रेट। अगेन मैं सबस्ट्रेट कौन सा ले आऊंगा बच्चे? एल्काइल हैलाइड ले आऊंगा और इसके बीटा कार्बन पे अल्फा कार्बन इज दैट वन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द हैलोजन एंड द नेक्स्ट कार्बन इज बीटा कार्बन। सपोज बीटा कार्बन इज हैविंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन। ना अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है जिसका बेस कैरेक्टर डोमिनेटिंग है। देखो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी का बेस कैरेक्टर डोमिनेटिंग कब होगा कब नहीं होगा वो तो कंडीशन में बताऊंगा। मैं आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे सकता है या फिर किसी और एटम को जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर कार्बन हैलोजन की बॉन्ड की बात करोगे तो हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन कार्बन। हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। फर्दर ये अल्फा कार्बन बाय यूजिंग इट्स इंडक्टिव इफेक्ट नेक्स्ट कार्बन से बीटा कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। बीटा कार्बन पे भी कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कार्बन हाइड्रोजन की बात करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होगा। नाउ इफ एनी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन अदर देन हाइड्रोजन एटम, सपोज ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी अगर कार्बन के पास अप्रोच करता टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन तो वो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करता है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे रिप्रेजेंट होगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया ना। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी अगर हाइड्रोजन को अप्रोच करता है टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। सपोज ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। नाउ वी नो वन थिंग कि हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड वन मोर इवेंट इज देयर। यहां पे अगर कार्बन हैलोजन बॉन्ड भी ब्रेक कर जाए, देखो सिचुएशन ऐसा आएगा कि अगर मैं ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बीटा कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। तो अगर सपोज कि बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है और यहाँ पे हैलोजन की बात करूं तो हैलोजन इटसेल्फ इज इलेक्ट्रॉन रिच, इसके पास लोन पेयर भी होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी ऑफ हैलोजन, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता है ना। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये कार्बन, सपोज ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, यहाँ कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ये अल्फा बीटा कार्बन आपस में कंबाइन होकर के क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन होकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करूं तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। B माइनस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, BH का फॉर्मेशन करेगा एंड यहाँ पे X हैलोजन विल बी आर लिविंग ग्रुप, X माइनस इज व्हाट लिविंग ग्रुप। तो ये पॉसिबिलिटी हो रही होगी एलिमिनेशन रिएक्शन में। नाउ अगर एलिमिनेशन रिएक्शन में आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। यहाँ पे इवेंट हो रहा है कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दीज आर द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अल्फा कार्बन हुआ करता था, अल्फा कार्बन जो हम लोग लिया करते थे, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी को अटैक कराते थे, बोलते थे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी अटैक करेगा, कार्बन अल्फा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म होगा एंड कार्बन हैलोजन कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक होगा। देयर वाज दो इवेंट थे
और वो दो इवेंट के बेसिस पे हम लोगों ने दो मैकेनिज्म पढ़े थे। देखो अगर आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज चेक करो, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, तो यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। ये पॉसिबिलिटी हो सकता था कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाए। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ब्रेक कर गया तो अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड देन पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाए। इस मैकेनिज्म को हम लोग नाम दिए थे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। जब भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाता है, दैट इज आवर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी और क्या सोच सकते हैं हम लोग, कभी ऐसा हो जाए कि ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड मेकिंग, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, ये दोनों साइमल्टेनियसली हो जाए। अगर ये दोनों साइमल्टेनियस हो रहे हैं तो दैट मैकेनिज्म इज नोन एज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके अलावा कोई भी और पॉसिबिलिटी नहीं थी हमारे पास। कोई लोग ऐसा बोल देते हैं कि सर कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड पहले बना देते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। दैट इज नॉट द पॉसिबल केस। द रीजन इज कि कार्बन का वैलेंसी 4 ही है, कार्बन 4 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना नहीं सकता। अगर आप कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड पहले बना दोगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहां पे जितने पॉसिबिलिटीज थे उसी को हम लोग डिफरेंट मैकेनिज्म के नाम से पढ़ रहे थे, SN1 SN2 ना। एलिमिनेशन में अगर आप देखो, एलिमिनेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एलिमिनेशन में वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, अल्फा कार्बन हैलोजन बॉन्ड बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, अल्फा कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ऑल्सो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मेकिंग। ये सारे एक साथ हो जाए, सारे स्टेप्स एक साथ हो जाए। यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ऑल्सो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मेकिंग, ये सब कुछ एक साथ होने लगे। अगर ये सारा प्रोसेस एक साथ हो रहा है, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज E2 मैकेनिज्म, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म, E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहले तो एक लाइन यहां पे ऐड कर लेंगे हम लोग। ऐड क्या कर लेंगे, E2 रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ अल्फा कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर ये सब कुछ एक साथ हो रहा है तो उसे हम लोग E2 मैकेनिज्म के कैटेगरी में रखेंगे और देखेंगे कि वहां पे बाई मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी 2 क्यों मिल रहा है, वो मैकेनिज्म लिखने के टाइम में हम लोग समझेंगे। बट ये चीज का हमको ध्यान रखना है कि E2 मैकेनिज्म कभी बोलेंगे जब भी कार्बन हाइड्रोजन बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, अल्फा कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर ये सब कुछ एक साथ हो रहा है तो दैट विल बी आवर E2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट, और क्या मैकेनिज्म पॉसिबल है यहाँ पे, और कोई पॉसिबिलिटीज? यस, वी हैव द पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाए, यहां कार्बोकेटायन बन जाए एंड देन सेकेंड स्टेप में बेस अप्रोच करे ये हाइड्रोजन के पास और कार्बन बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, पहले स्टेप में ये वाला सीन हमें दिखाई दी थी, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाए, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड सेकेंड स्टेप में बेस आएगा और ये हाइड्रोजन को ले जाएगा। हाइड्रोजन को ले जाएगा तो क्या होगा बच्चे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना ही स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझना जरा।
कई बार दिमाग में ये होता है, लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ जाता है कि सर एक काम करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग पहले स्टेप में दिखा लेते हैं, सेकेंड स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग दिखा लेते हैं। चलो वो भी आपको बना करके दिखा देता हूं मैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एंड बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, एंड देन थर्ड स्टेप में हम लोग कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाते हैं। देखो ऐसा पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। रीजन समझना जरा। यहां कार्बोकेटाइन पहले से अवेलेबल है हमारे पास, मतलब अल्फा कार्बन के पास हमारा एक वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल है। बीटा कार्बन का जब भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, जब ये बेस अप्रोच करना स्टार्ट करेगा, तो बीटा कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये हाइड्रोजन थोड़ा और दूर चला जाएगा बीटा कार्बन से, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो जैसे ही यहां पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा ना, ये वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग साइमल्टेनियसली स्टार्ट होगी। यू कैनॉट स्टॉप कि मतलब नहीं ये बॉन्ड पूरा ब्रेक कर जाएगा तभी ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरैक्ट करेगा, ऐसा सिचुएशन जनरेट नहीं करा जा सकता। यहां पे जैसे ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वो पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरैक्ट करके पार्शियल ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस हो जाएगा। इस चीज को समझना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मेकिंग, ये साइमल्टेनियस हो जाएगा। तो अगर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को पहले ब्रेक करते हो, दैट इज आवर वन स्टेप, फर्स्ट स्टेप, दैट इज द पॉसिबिलिटी। एंड देन सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मेकिंग, ये एक साथ हो जाए। दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी को ही हम लोग नाम देते हैं इवन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म, इवन रिएक्शन मैकेनिज्म। इवन रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चे, देखो इवन रिएक्शन मैकेनिज्म में अल्फा कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग takes place in first step and beta carbon hydrogen bond breaking and carbon carbon pi bond making takes place simultaneously in second step। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं इवन मैकेनिज्म। नाउ और कोई पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी, अच्छा कोई ऐसा बोल दे सर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाओगे कैसे, अगर पहले ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लोगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, नेक्स्ट एक और पॉसिबल केस है, ऐसा हो सकता है कि बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाए, बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पहले आ जाए एंड देन उसके बाद रिपल्शन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाए। दैट इज द अनदर पॉसिबिलिटी। जैसे जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। मैं आपको एक बार बना करके दिखा दे रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट स्टेप में कभी ऐसा काम हो जाए कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाए, बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाए। अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करा बच्चे, तो बीटा कार्बन पे डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा होगा। एंड फिर मैं सेकंड स्टेप में बोल रहा हूं कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे ब्रेक करेगा, अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेगा,
ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का इंटरैक्शन साइमल्टेनियस होगा। यू कैन नॉट स्टॉप कि नहीं यहां पे पहले मैं कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज ले आऊंगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा, नहीं, यू कैन नॉट स्टॉप देयर, वो आप स्टॉप नहीं कर सकते। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का इंटरैक्शन साइमल्टेनियस हो जाएगा। तो जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा साइमल्टेनियसली, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का इंटरैक्शन होगा, मींस पाई बॉन्ड कैरेक्टर साइमल्टेनियस जनरेट हो जाएगा बिटवीन अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन। तो दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी दैट वी कैन हैव। और उस पॉसिबिलिटी को हम लोग मैकेनिज्म का नाम क्या देते हैं, E1CB, E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म, E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म। कंप्लीट नाम क्या है इसका, एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर वाया कॉन्जुगेट बेस। इट्स नेम इज एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर वाया कॉन्जुगेट बेस। तो अगर आप देखो तो यहां पे जो फर्स्ट स्टेप आपको बोला जा रहा था वो यही बोला जा रहा था कि बीटा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर दो, बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ले आओ। बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ले आने का मतलब क्या है, आप इस जो सबस्ट्रेट है उसका कॉन्जुगेट बेस लिख रहे हो। तो वही मैकेनिज्म का नाम भी है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस। आगे जाकर के देखेंगे हम लोग कि इसे यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं। जैसे ही हम लोग मैकेनिज्म लिखेंगे, काइनेटिक्स का रेट लॉ लिखेंगे, अपने आप दिख जाएगा कि व्हाई इट इज यूनिमोलिकुलर। और इसमें होगा क्या, इसमें स्टेप 1 में क्या होगा वो भी लिख लो। स्टेप 1 में बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग takes place and in step 2, this is step 1, step 2 में क्या हो रहा होगा बच्चे, स्टेप 2 में कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मेकिंग विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अल्फा कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग and कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मेकिंग takes place simultaneously। ठीक है, तो these are the 3 possibilities। इसके अलावा आप अपना दिमाग लगा लो, कुछ भी कर लो, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी आपके पास है नहीं। तो एलिमिनेशन को के जो बेसिक मैकेनिज्म है एलिफैटिक कंपाउंड के लिए वो यही है, E1, E2 एंड E1CB। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कॉन्जुगेट बेस। तो ये 3 पॉसिबल मैकेनिज्म है और तीनों को ही हमें डिटेल में देखना है। तो आई विल स्टार्ट विद E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं E2 रिएक्शन मैकेनिज्म से स्टार्ट करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। E2 रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम बताइए आपको, एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म। चलो यहाँ पे एक सबस्ट्रेट ले लेता हूं मैं। सबस्ट्रेट लेटेस्ट से मेरे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया मैंने, इट इज बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास हैलोजन है। ठीक है, तो जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे कि E2 रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, अल्फा कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग and carbon carbon pi bond making all will take place simultaneously। सब कुछ एक साथ चल रहा होगा। तो लेटर से मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसे मैं बेस B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है तो इसका बेस कैरेक्टर इज डोमिनेटिंग। ये देखो सारे स्टेप्स क्या हो रहे थे, सारे इवेंट क्या हो रहे थे, एक साथ हो रहे थे। जितने भी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग के इवेंट्स हैं सब एक साथ हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये रिएक्शन क्या होगा, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा।
तो अगर याद हो तो हमने ऐसा ही मैकेनिज्म देखा था SN2 में, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। वहां पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड मेकिंग दोनों एक साथ हो रहे थे, वो भी सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म था। वहां पे बीच के स्टेप में हमने आपको एक ट्रांजिशन स्टेट बना करके दिखाया था। तो सिमिलरली यहां पे भी ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे हम लोग। ट्रांजिशन स्टेट जब भी बनाएंगे ना बच्चे, तो ये बीटा कार्बन के रेस्ट दोनों बॉन्ड तो इफेक्ट नहीं होने वाले। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया गया होगा, स्टार्ट हो चुका है, इसे मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बेस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया होगा, इसे भी डॉटेड से दिखा रहा हूं। अल्फा कार्बन बीटा कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो पहले से था, साथ में ये हैलोजन का भी बॉन्ड साइमल्टेनियसली ब्रेक कर रहा है। तो जैसे जैसे ब्रेकिंग स्टार्ट होगा ना, अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा और बीटा कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन दूर जा रहा है। अब हाइड्रोजन दूर जा रहा है तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बीटा कार्बन पे आ रहा है। यहाँ पे हैलोजन दूर जा रहा है तो हैलोजन इस अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा रहा हो, तो अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और बीटा कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होगा साइमल्टेनियसली। इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो चुका होगा, जिसे हम लोग डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इवेंट्स के नाम लिख देता हूं मैं। ये जो कार्बन हाइड्रोजन दिखाया जा रहा है ये बॉन्ड ब्रेकिंग है आपका, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। एंड बेस हाइड्रोजन के बीच में इट इज बॉन्ड मेकिंग, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बेस और हाइड्रोजन के बीच में। कार्बन कार्बन ये आपका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग चल रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन हैलोजन ये बॉन्ड ब्रेकिंग चल रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स हो रहे होंगे। दिस इज व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। चार्जेस अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हैलोजन पे डेफिनेटली पार्शियल नेगेटिव आएगा, बेस पे डेफिनेटली पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, बीटा कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। ये जो आपको सीन दिखाया जा रहा है ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये इन बिटवीन की ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हुआ और फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसके बीच का सिचुएशन आपको दिखाया जा रहा है। और ये सिचुएशन में डेफिनेटली इस स्पीसी का, इस पर्टिकुलर जो स्पीसी आपको ड्रॉ करके दिखाया गया है, डेफिनेटली इसका एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, चार्जेस बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुके हैं, तो इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी बहुत कम होगा। एक चीज ध्यान रखना आप, मैं केमिकल काइनेटिक्स में भी बोल चुका हूं, इसका एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। ट्रांजिशन स्टेट को वी कैन नॉट आइसोलेट। देखो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ना, तो इंटरमीडिएट का भी स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट बोथ आर हाईली अनस्टेबल, बट देयर इज अ डिफरेंस। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि इसे ऐसे पकड़ के आराम से रख लिया बाहर में और ये सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कार्बोकैटायन को हम लोग और एनी अदर इंटरमीडिएट, किसी भी और इंटरमीडिएट को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, उसे आइसोलेट करके उसका स्टडी कर सकते हैं, बट ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते। तो आगे का स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट यही प्रोसेस आगे कंटिन्यूड रहेगा और फाइनली क्या होगा हमारा, फाइनली ये होने वाला है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बेस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो BH का फॉर्मेशन हो चुका है। अल्फा कार्बन हैलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर चुका होगा, X माइनस लीव कर चुका होगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल चुका है। अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन के बीच में कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो वो कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर मैं दिखा लेता हूं। यहाँ पे CH2 CH3 एंड CH3, दिस विल बी द प्रोडक्ट। ये जो एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है ये हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज व्हाट प्रोडक्ट, एंड BH इज बाई प्रोडक्ट, इट इज बाई प्रोडक्ट, एंड X माइनस इज लिविंग ग्रुप, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और स्टार्टिंग में ये जो हैलाइड लिखा हुआ है, एल्काइल हैलाइड, दैट इज आवर सबस्ट्रेट, B माइनस इज रिएजेंट। रेस्ट सारी चीजों से आप पहले से वाकिफ हो, ये चीजें आपको मालूम है ना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग, E2 मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं,
carbon hydrogen bond breaking, carbon halogen bond breaking and carbon carbon pi bond making all take place simultaneously. तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख ले रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म. इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म. ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है. एंड एक बार मैं फिर रिप्रेजेंट कर रहा हूं. यहाँ पे हाइड्रोजन था, बेस माइनस B माइनस अप्रोच कर रहा था एंड में आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट होता हुआ दिख गया. BH इज द बाय प्रोडक्ट, X माइनस इज द लिविंग ग्रुप. ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा था. अगर ये रिएक्शन देने के बाद आपसे रेट लॉ पूछ लिया जाता, व्हाट इज द रेट लॉ, तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है. और अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन और रेट लॉ लिखना है तो रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K इनटू जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उनका प्रोडक्ट पावर में उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेस और अल्काइल हैलाइड दोनों का 1 and 1 है. और जो दिख रहा है रिएक्टेंट में वो हमें अल्काइल हैलाइड दिख रहा है. अल्काइल हैलाइड को मैं RX से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. साथ में और क्या दिख रहा है रिएक्टेंट में, हमें बेस दिखाई दे रहा है. इट इज बेस इज आल्सो देयर. तो ये आपको रेट लॉ दिख जाएगा. अगर ये रेट लॉ मिल चुका है तो यहां से आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता सकते हो. ऑर्डर बताना होगा 1 1 दोनों के पावर में 1 1 था. अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, बेस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, ओवरऑल ऑर्डर इज 2. एंड मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको बताना है तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज आल्सो 2. और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको रिकॉल करा दूं जिसमें केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे प्रॉब्लम करे थे हम लोग. स्टेटमेंट यही था कि फॉर ए सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है तो उसका ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, दोनों इक्वल होता है. तो ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है. आई थिंक आपको ये जो E2 रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा था इसका मतलब समझ में आ गया होगा. ओवरऑल जो सबस्ट्रेट है उससे एलिमिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन भी बाहर जा रहा है, हैलोजन भी बाहर जा रहा है, एलिमिनेशन. मॉलिक्यूलरिटी इज 2, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म. तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी वाली चीजें क्लियर होंगी. ये आपका सेकंड पॉइंट था. नाउ द थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे हम लोगों ने SN2 में देखा था ना बच्चे, SN2 में एक स्टेटमेंट दिया गया था. SN2 का स्टेटमेंट ये है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल बी ऑलवेज फ्रॉम बैक साइड विद रिस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप. जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ऑन अल्फा कार्बन वो हमेशा लिविंग ग्रुप के बैक साइड से होता है और उसका भी रीजन आपको समझाया गया था कि ऐसा क्यों होता है. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड. यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है. बोला जाता है कि इन E2 रिएक्शन मैकेनिज्म always anti-elimination takes place. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस. पहले तो हमने ये समझना है कि एंटी एलिमिनेशन क्या होता है, फिर ये जानना है कि एंटी एलिमिनेशन क्यों होता है, फिर ये जानना है कि प्रॉब्लम में ये कैसे यूज होगा. तो देखो एंटी एलिमिनेशन का बात कुछ ऐसा है कि आप सबस्ट्रेट को देखो, सबस्ट्रेट से 2 लोग गायब हो रहे हैं. कौन गायब हो रहा है? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गायब हो रहा है और अल्फा कार्बन से हैलोजन गायब हो रहा है. ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी पोजीशन में होने चाहिए. अब व्हाट इज एंटी पोजीशन? हम लोग कन्फर्मर पढ़ लिए, आइसोमेरिज्म पढ़ लिए, आइसोमेरिज्म में कन्फर्मर पढ़ चुके. कन्फर्मर में अगर आप याद करो तो आपको कुछ कन्फर्मर के नाम बताए गए थे. एंटी कन्फर्मर, एक्लिप्स कन्फर्मर, गॉच कन्फर्मर, पार्शियली एक्लिप्स, फुल एक्लिप्स, सब कुछ बताया गया था. तो वहां पे जो आप एंटी कन्फर्मर बोला करते थे ना, वही एंटी पोजीशन की बात करी जा रही है कि ये हैलोजन और हाइड्रोजन ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन में होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए,
तभी E2 मैकेनिज्म होगा, अदरवाइज E2 मैकेनिज्म नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर ये हैलोजन और हाइड्रोजन एंटी पोजीशन में नहीं रहे तो E2 मैकेनिज्म नहीं होगा, ये पक्की बात है ना। अब एक बार थोड़ा दिमाग में तुम्हारे आ ही गया होगा कि कैसा दिखता होगा इसका एंटी कन्फर्मर, कैसा दिखता होगा। ध्यान रखना मैं एंटी किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, ये बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का हैलोजन, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन में होना चाहिए। तो चलो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, इसका कन्फर्मर और एंटी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट था जो मैंने लिया हुआ था, वहां पे बीटा कार्बन पे मैंने CH3 ले रखा था। उसका रीजन थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों ले रखा था। अल्फा कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन ले रखा था। तो ये जो सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है ना बच्चे, इसका हम लोग एंटी कन्फर्मर बनाने जा रहे हैं, और एंटी कन्फर्मर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एंड हैलोजन ऑफ अल्फा कार्बन, ये बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसको एंटी पोजीशन में दिखाना है तो एंटी पोजीशन में दिखाने के दो तरीके हैं। आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकते हो, जो कि हमने देखा था कन्फर्मर के लिए जो मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है, वहां से काफी चीजें दिख जाती हैं हमें आसानी से। इसके अलावा एंटी कन्फर्मर आप सहज प्रोजेक्शन में भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको दोनों ही बना करके दिखा देता हूं। लेट्स से मैं इसको राइट साइड से ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये हमारा फर्स्ट कार्बन एटम है एंड ये सेकेंड कार्बन एटम है। फर्स्ट कार्बन एटम को ऐसा मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फर्स्ट कार्बन एटम को सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फर्स्ट कार्बन एटम पे वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन एंड 1 हैलोजन। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन अल्फा कार्बन का, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप निकल करके आता है वो टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्राहेड्रल में मैंने एक चीज आपको बताई थी, टेट्राहेड्रल में लेट से ये कुछ ऐसा है, रुको आपको दिखाता हूं मैं। ये जो ग्रीन वाला है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ग्रीन वाला इस कार्बन कार्बन बॉन्ड, रेस्ट ये तीनों बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 हैलोजन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और 1 हैलोजन अटैच्ड है। आपको इसका प्रोजेक्शन लेना है, राइट साइड से देख रहे हो। तो जब आप प्रोजेक्शन लोगे ना, प्रोजेक्शन लेने पे ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये एक डॉट के जैसा दिखाई देगा कार्बन के ठीक पीछे। रेस्ट तीनों के जो प्रोजेक्शन होंगे वो कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे। तो कार्बन के ठीक पीछे वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, और ये तीनों आपको दिखाई दे रहे। ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड में एक आपका हैलोजन है, हैलोजन लेट से मैं ऊपर दिखा दिया और हाइड्रोजन नीचे नीचे दिखा दिया। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के जस्ट बैक साइड में क्या होगा, सेकंड कार्बन होगा। सेकंड कार्बन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड सेकंड कार्बन पे 2 CH3 अटैच्ड है और 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है। आपको एंटी कन्फर्मर बनाना है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो यहां का जो सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन होगा वो मैं एग्जैक्टली हैलोजन के अपोजिट साइड में बनाऊंगा। रेस्ट जितने भी है वो CH3 उसे हमने अटैच कर दिया। दिस इज व्हाट इज एंटी कन्फर्मर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एंड हैलोजन ऑफ अल्फा कार्बन। जब तक इस पोजीशन में हाइड्रोजन एंड हैलोजन का अलाइनमेंट नहीं होगा E2 मैकेनिज्म नहीं होगा। यहीं से ये हाइड्रोजन हैलोजन एक दूसरे से दूर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ये तो है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको सॉहर्स प्रोजेक्शन में भी देख लेते हैं। ठीक है, सॉहर्स प्रोजेक्शन में देखेंगे कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसा स्लैंट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो इधर में बना रहा हूं मैं, और फर्स्ट कार्बन एटम पे एक तो हैलोजन है जिसे मैं ऊपर के साइड में दिखा रहा हूं और 2 हाइड्रोजन है, उसे हमने नीचे के साइड में दिखा दिया 120 120 120, वो यही रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ना। यहाँ पे हैलोजन ऊपर है, सेकंड कार्बन पे मैं हाइड्रोजन को कहां दिखाऊंगा, नीचे दिखाऊंगा, और 2 CH3 भी है और वो दोनों CH3 को मैं ऊपर के साइड में दिखा लूंगा। दिस इज सॉहर्स प्रोजेक्शन ऑफ एंटी कन्फर्मर जो कि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एंड हैलोजन ऑफ अल्फा कार्बन हमें दिख रहा है। ये है हमारा एंटी पोजीशन। ठीक है, अभी तो हमें ये समझ में आया कि एंटी पोजीशन कहां है। अब हमें ये समझना है
कि एंटी पोजीशन में ही E2 मैकेनिज्म क्यों होता है, व्हाई नॉट इन अनदर फॉर्म, लाइक इक्लिप्स्ड हो जाता, पार्शियल इक्लिप्स्ड हो जाता, ठीक है, या गॉज फॉर्म हो जाता। वो सभी केसेस में, वो सभी सिचुएशन में E2 मैकेनिज्म क्यों नहीं होता, क्यों केवल एंटी पोजीशन में होता है? देखो, इसका रीजन आप खुद से लिख लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आप जब E2 मैकेनिज्म कराओगे तो आप बोल रहे हो कि बीटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, अल्फा कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मेकिंग, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तभी आप E2 मैकेनिज्म बोल पाओगे। नाउ लेट अस से मैंने यहां पे बेस लिया और बेस इस हाइड्रोजन की तरफ अप्रोच कर रहा है, एंड अप्रोच करने से क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। मैं ब्रेक करता हुआ दिखाता हूं आपको, रुको, ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव एंड बीटा कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। बच्चे जब ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा ना, तो कार्बन का एक p ऑर्बिटल फ्री हो रहा होगा जिसमें ये नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा होगा, और वो p ऑर्बिटल का डायरेक्शन किधर होगा, जिस डायरेक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो मेरा बोलना ये है कि जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला p ऑर्बिटल फ्री होता जाएगा, इसमें ये पेयर जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे और हाइड्रोजन एंड में क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। सिमिलरली आप बोल रहे हो कि अल्फा कार्बन एंड हैलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने वाला है, तो यहां पे अगर मैं अल्फा कार्बन हैलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता हुआ दिखाऊं तो अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और कंप्लीटली अगर ये ब्रेक कर जाता तो इस अल्फा कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता, कार्बोकेटाइन बन जाता। कार्बोकेटाइन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो वो p ऑर्बिटल जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा होगा, वो टाइम पे p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा होगा, इसी बॉन्ड के अलोंग रहा होगा, क्योंकि इसी बॉन्ड के अलोंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड बना हुआ है, तो उसी के अलोंग p ऑर्बिटल का अलाइनमेंट रहा होगा। नाउ इमेजिन द सीन, ये हाइड्रोजन ब्रेक कर गया, ये हैलोजन ब्रेक कर गया। अब ये दोनों p ऑर्बिटल क्या करने वाले हैं, ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं। अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर ये दोनों p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं हुए तो क्या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा? क्या पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये दोनों p ऑर्बिटल को पैरेलल होना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में पैरेलल नहीं हुए तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये दोनों एंटी पोजीशन में होंगे तभी p ऑर्बिटल पैरेलल होंगे। नाउ कुछ लोग लॉजिक देते हैं, एक और सीन है जहां पे ये p ऑर्बिटल पैरेलल हो सकते हैं, वो कौन सा, हाइड्रोजन और हैलोजन का इक्लिप्सिंग हो जाए। अगर एक इक्लिप्सिंग वाला सीन ड्रॉ करना हो तो मैं आपको सोहस प्रोजेक्शन में इक्लिप्सिंग वाला सीन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। यहां पे मैंने हैलोजन लिया और रेस्ट दोनों हाइड्रोजन ड्रॉ कर लिया। नाउ हैलोजन के जस्ट बिहाइंड में मैंने यहां पे हाइड्रोजन ले लिया एंड दोनों CH3 डाउन साइड में बना लिया। ये इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एंड हैलोजन ऑफ अल्फा कार्बन। ये इक्लिप्स सिचुएशन है। अगर यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाता बच्चे, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, तो यहां पे भी p ऑर्बिटल जनरेट होगा इसी बॉन्ड के अलोंग जो ब्रेक हो रहे थे, और यहां पे भी p ऑर्बिटल पैरेलल हो जाते। बट ये केस में E2 मैकेनिज्म नहीं होता, यही केस में होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हाइड्रोजन को उड़ाने के लिए बेस डेफिनेटली अप्रोच कर रहा होगा। जब तक बेस अप्रोच नहीं करेगा ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा। तो अगर बेस अप्रोच कर रहा है, बेस खुद इलेक्ट्रॉन रिच है एंड हैलोजन विच इज अ लिविंग ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इक्लिप्स्ड पोजीशन में एलिमिनेशन नहीं होता, एंटी पोजीशन में एलिमिनेशन होगा।
अब किसी के दिमाग में ऐसा आ जाए, रुको एक और सीन ड्रॉ कर देता हूं मैं आपके लिए, मैं एंटी पोजीशन वाला ही बना देता हूं एक बार फिर से, हैलोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है, लेट अस से मैंने बीटा कार्बन पे एक और हाइड्रोजन ले लिया। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने एक ही हाइड्रोजन क्यों लिया था, जानबूझ के किया था मैंने। लेट अस से मैंने एक और हाइड्रोजन ले लिया, इधर में ले लिया हाइड्रोजन, और ये हमारा CH3, ठीक है ना। बेस अप्रोच कर रहा है, बेस अप्रोच कर रहा है, E2 मैकेनिज्म कराना है। तो ये भी तो हो सकता था कि बेस किसी और हाइड्रोजन को उड़ा दे, एंटी पोजीशन वाले को ना उड़ाए। अगर इसने किसी और हाइड्रोजन को उड़ाया तो जो p ऑर्बिटल मिल रहा होगा वो उसी बॉन्ड के अलोंग मिलेगा, और यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर p ऑर्बिटल का अलाइनमेंट डिफरेंट है। क्या ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अबाउट रोटेट करना पड़ेगा, दोनों p ऑर्बिटल को पैरेलल लाना पड़ेगा, देन ओनली E2 मैकेनिज्म कैन टेक प्लेस, देन ओनली यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकेगा। तो बोला ये, अब कुछ लोग और लॉजिक देते हैं। दूसरा लॉजिक ये, सर एक काम करते हैं ना, पहले बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर लेते हैं। बड़े अजीब आदमी हो यार, मतलब कितना हाईली अनस्टेबल वाला सीन तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। दोनों कार्बन पे चार्ज पहले से क्रिएट हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पहले से आ चुके हैं, फिर तुम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर रहे हो। इतनी हाई एनर्जी से अच्छा है रोटेशन पहले ही कर लो, एंटी पोजीशन में चले जाओ, फिर जाकर के एलिमिनेशन करा लो। यहाँ पे हैलोजन बेस के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है, और इस पोजीशन में अगर ये बॉन्ड ब्रेक करने लगे तो दोनों p ऑर्बिटल भी पैरेलल होंगे। तो दिस इज द मोस्ट फेवरेबल केस, यही होगा तभी एलिमिनेशन होगा, E2 मैकेनिज्म होगा। अदरवाइज ये केसेस में E2 मैकेनिज्म आप नहीं करा सकते। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। इन E2 रिएक्शन मैकेनिज्म ऑलवेज एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, ऑलवेज। एंटी एलिमिनेशन के अलावा कुछ और कराने की कोशिश मत करना। एंटी एलिमिनेशन बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि हैलोजन ऑन अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन बीटा कार्बन मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी आप E2 मैकेनिज्म कराओगे, अदरवाइज E2 मैकेनिज्म नहीं कराना है। ठीक है, चलो, तो ये था आई गेस थर्ड और फोर्थ पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिख रहे थे। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आई गेस फोर्थ पॉइंट होगा रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड वेरी सिमिलर टू सब्स्टिट्यूशन वाला केस जो हम लोग कर रहे थे। वहां पे आपको मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिए गए थे, और फिर आपसे पूछा गया था कि इनको SN1 के रिस्पेक्ट में, SN2 के रिस्पेक्ट में अरेंज करके दिखाओ कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो एक बार रिकॉल करा दो, SN2 के रिस्पेक्ट में जो हम लोग ऑर्डर देख रहे थे उसमें मिथाइल हैलाइड सबसे पहले था, देन 1 डिग्री था, देन 2 डिग्री था, देन 3 डिग्री था। दैट वाज with respect to SN2. 3 degree is almost inert with respect to SN2 because of steric hindrance. जो न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, वो अल्फा कार्बन पे अप्रोच नहीं कर पाता। और अगर SN1 के रिस्पेक्ट में बोलो तो SN1 के रिस्पेक्ट में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देन मिथाइल हैलाइड था। उसका रीजन था SN1 में हमें जो मिल रहा था इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मिल रहा था, तो अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो डेफिनेटली हम लोग इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड देन मिथाइल हैलाइड। SN1 में बोला गया था कि 1 डिग्री एंड मिथाइल हैलाइड इज ऑलमोस्ट इनर्ट विद रिस्पेक्ट टू SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। The reason behind that methyl halide and 1 degree alkyl halide is almost inert with respect to SN1. Sorry, the carbocation of 1 degree and methyl is very less stable. That is why their reactivity is very less. Now
द नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। मिथाइल हैलाइड मत लिख लेना, एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनता। तो ये 3 है। और यहाँ पे अगर मुझे ऑर्डर चेक करना है तो ऑर्डर क्वाइट सरप्राइजिंग, E2 में आपको 3 डिग्री पहले मिलता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका रीजन समझने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है ना कि लोग E2 को सीधा सीधा रिलेट कर लेते हैं SN2 से, और जैसे SN2 में बोला जाता है कि SN2 में बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाता, इसलिए 3 डिग्री लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो उसको यहां पे मत बोल देना यार, यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग वाली चीज मत बोल देना। रीजन जरा समझने की कोशिश करना। जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे होते हो ना, एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे होते हो, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है B- बेस है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को कहां जाना है? इस हाइड्रोजन के पास जाना है। ध्यान रहे, हाइड्रोजन के पास जाना है, कार्बन के पास नहीं जाना है। हाइड्रोजन ऑलरेडी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का गैप बना करके रखा हुआ है कार्बन के साथ। तो ये जब हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा ना, तो इस बेस को स्टेरिक रिपल्शन नहीं आएगा। पिछली बार क्या हो रहा था, यही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अल्फा कार्बन के पास अप्रोच कराना था, जिसमें ये जो सराउंडिंग के एटम थे ये अगर बल्की हो गए तो इसको रिपल्शन ज्यादा आने लग रहा था। तो ये अल्फा कार्बन को अप्रोच नहीं कर पा रहा था। लेकिन ध्यान रहे, यहां पे हमें कार्बन को नहीं हाइड्रोजन को अप्रोच करना है, विच इज ऑलरेडी अवे फ्रॉम कार्बन। वो पहले से ही दूर है कार्बन से। तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर का चीज नहीं आएगा। बी वेरी केयरफुल। तो जब आप इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोलते हो तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब एक्चुअल रीजन जानने का कोशिश करते हैं। तो चलो एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। दिस इज व्हाट इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहां पे मैं CH3 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 जोड़ देता हूं, एंड देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बना लेता हूं, एक CH3 CH3 H एंड CH3 H एंड X। दिस इज व्हाट इज 2 डिग्री। ये हमारा क्या है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। नेक्स्ट एक और बना लेते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में लेट अस से कुछ ऐसा बना लिया मैंने, CH3 C CH3 H CH H and X। दिस इज व्हाट इज 1 डिग्री। ना अब देखना बच्चे, जब आप E2 मैकेनिज्म कराते हो, फिर से ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप धोखा खाते हो, कई बार इसमें धोखा खाते हो। होता क्या है, जब आपको डिफरेंट सबस्ट्रेट दे दिए जाते हैं एंड देन उनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहे हैं, मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में ही होना है। अगर बच्चा मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में होना है ना, तो वहां पे सबस्ट्रेट को अरेंज करने का एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम ट्रांजिशन स्टेट को देखेंगे। जहां पे ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे रिएक्टिविटी क्या मिल जाएगी, फास्टर हो जाएगी। इन केस कई बार हमारे पास सीन ऐसा भी आता है कि हमारा आंसर ट्रांजिशन स्टेट से नहीं मिल पाता। कई बार सिचुएशन आता है कि ट्रांजिशन स्टेट से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते। इन केस अगर आप ट्रांजिशन स्टेट से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, आप प्रोडक्ट को चेक करोगे। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा उसमें रिएक्टिविटी क्या मिलेगी, फास्टर मिलेगी। ये तब जब रिएक्शन सिंगल स्टेप मैकेनिज्म हो रहा होगा। अगर रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो डेफिनेटली इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। और वहां पे अगर आपको एक से ज्यादा सबस्ट्रेट दे दिए जा रहे हैं, जैसे SN1 में किया था हम लोग, अभी E1 में करेंगे, E1CB में करेंगे, तो अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो डेफिनेटली इंटरमीडिएट बनेगा। और वहां पे अगर सबस्ट्रेट अरेंज करना है तो आप इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी चेक करोगे। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो तब जब रिएक्शन मैकेनिज्म एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा होगा। बट अभी हम लोग ऐसे सिचुएशन में है जहां पे मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ट्रांजिशन स्टेट को। अगर ट्रांजिशन स्टेट से हमारा डिसीजन नहीं आया
तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मूव टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो बच्चे बेस अप्रोच कर रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस का, तो फैक्टर ही नहीं है। अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, सब सिमिलर है। अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव स्लाइटली यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। आप देखो 3 डिग्री में यहाँ पे जब आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाओगे ना बच्चे, तो CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट आएगा और वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलाईज हो रहा होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलाईज हो रहा होगा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस 2CH3, राइट। तो एक तो फैक्टर है कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में जो अल्फा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो स्टेबिलाईज हो रहा है। नाउ द सेकेंड थिंग जो ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है वो ये है कि अगर मैं इन सभी केस में प्रोडक्ट लिख लूं, चलो प्रोडक्ट लिखा जाए। 3 डिग्री का अगर मैं प्रोडक्ट लिखता तो कुछ ऐसा एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा होता, ठीक है, ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा होता। 2 डिग्री का मैंने हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव करना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा देना है, अल्फा कार्बन से हैलोजन हटा देना है, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड लगा देना है, हमने लगा दिया। सिमिलरली 2 डिग्री का अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक CH3 दिख रहा था एंड एक हाइड्रोजन दिख रहा था, बीटा कार्बन पे 2 CH3 थे, ये हमने प्रोडक्ट लिख लिया। एक हाइड्रोजन हटाया मैंने बीटा कार्बन से और एक हैलोजन हटाया मैंने अल्फा कार्बन से, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा ना। 1 डिग्री में भी आप प्रोडक्ट लिख लो। 1 डिग्री में जब भी आप प्रोडक्ट लिखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा होगा, बीटा कार्बन पे 2 CH3 दिख रहे होंगे ना। एक तो आंसर आपको ट्रांजिशन स्टेट से मिल ही रहा है। आप अगर प्रोडक्ट चेक करो तो 3 डिग्री में जो एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें अल्फा एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, कैसे डिटरमाइन करते हैं? डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना पड़ता है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अल्फा कार्बन सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी के पास 3-3 हाइड्रोजन है। इफ यू काउंट देयर इज टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन एंड 2 डिग्री में यहाँ पे जो सीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं और यहाँ पे 1 डिग्री में आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑलरेडी किया हुआ है, उसके बेसिस पे आई कैन से मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड। तो बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑल्सो यही, बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो आपको यही ऑर्डर मिलने वाला है। तो आप इसका रीजन जो लिखोगे वो यही लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो ये था आपका रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। आई होप क्लियर है ये आपको सब कुछ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिएक्टिविटी ऑफ बेस। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कर रहे थे, न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ डिसाइड कर रहे थे कि विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू फेवर SN2, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू फेवर SN1। तो आपको रिकॉल करा दूं, SN2 के मैकेनिज्म में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, SN1 के मैकेनिज्म में हमें वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, वही फेवर करते हैं इन मैकेनिज्म को। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमें रिएक्टिविटी ऑफ बेस चेक करना है कि कैसा बेस होगा जो E2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा, ठीक है। बेस अगेन यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक की बातें आएंगी। all negatively charged are strong bases। और बेस स्ट्रेंथ तो हम लोग बहुत काम किए हुए, बहुत ज्यादा काम किए हुए, तो आई होप वो सारी चीजें क्लियर होंगी। जहां पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा बच्चे, वहां पे डेफिनेटली बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है ना। अब कैसे बेस की रिक्वायरमेंट होगी, अब उस पे बात करते हैं। अब देखो मैकेनिज्म में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड मेकिंग, अगर ये सब कुछ एक साथ हो रहा होगा तभी हम लोग इसे E2 मैकेनिज्म बोल पाएंगे, अदरवाइज E2 मैकेनिज्म हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो हमने करना क्या है, हमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज चाहिए
जो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को जल्दी से जल्दी अप्रोच करे, ठीक है, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को अप्रोच करे और उस हाइड्रोजन को कैप्चर करे, साइमल्टेनियसली कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो। कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है ऐसा कि सर अगर बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इट मे बी द सिचुएशन कि वो जाए और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन पहले लेके भाग गया और कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग लेट से हुआ, तो वो तो फिर इवन नहीं हो पाएगा। मतलब कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद हुआ अगर, तो उसे तो आप E2 नहीं बोल पाओगे, उसे आप E1CB बोल पाओगे। डेफिनेटली उसे E1CB बोलना पड़ेगा। और मैं बात करूंगा E1CB में भी बात करूंगा, और E1CB का कंक्लूजन मैं अभी बता देता हूं। अगर आपको हाइड्रोजन जल्दी से जल्दी कैप्चर करना है तो आपका बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। अगर बेस वीक हो गया बच्चे तो वो हाइड्रोजन कैप्चर नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि आपको E2 मैकेनिज्म एंड E1CB मैकेनिज्म दोनों में हाइड्रोजन कैप्चर करना ही है जितना जल्दी हो सके। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो E2 मैकेनिज्म एंड E1CB बोथ आर हैविंग सेम रिक्वायरमेंट, दोनों को स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं, आप लिख लेना और इसे दिमाग में रखना। स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स E2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और बताता हूं, देखो कोई निगेटिवली चार्ज स्पीसी है, ठीक है। जैसे अगर आप रिकॉल करो तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे तो हमने कई बार ये वाले एग्जांपल लिए थे, C2H5ONa and C2H5OH. C2H5OH is the solvent, C2H5ONa is our reagent, और ये हमारा S ब्लॉक का मेटल सॉल्ट था, ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा एंड C2H5O माइनस मिलेगा। अब देखो बच्चा प्रॉब्लम कहाँ होता है, C2H5O माइनस लिख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है। अब ये ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव कर सकता है एंड बेस के जैसा भी बिहेव कर सकता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और मैं बता रहा हूं ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है। ये दोनों के जैसा काम करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा भी काम करता है। तो इमेजिन द सीन, अभी जस्ट इमेजिन द सीन कि हमने एलिमिनेशन भी खत्म कर लिया और जैसे अभी सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम कर रहे थे कि एक रिएक्शन दे दिया एंड यू नीड टू प्रेडिक्ट कि कौन सा मैकेनिज्म होगा और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। इमेजिन द सीन, एलिमिनेशन के बाद अगर आपको कोई रिएक्शन दिया जाता है तो आपका दिमाग कहाँ कहाँ चलना चाहिए। आपका दिमाग केवल सब्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपका दिमाग एलिमिनेशन की तरफ भी जाना चाहिए। फिर आप सभी 5 मैकेनिज्म के बारे में सोचोगे, SN1, SN2, E1, E2, E1CB, सभी 5 मैकेनिज्म के बारे में एक साथ सोचना है एंड देन डिसाइड करना है कि कौन सा मैकेनिज्म होगा और क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे एक मैं हेल्पिंग टूल ऐड ऑन कर रहा हूं जो आप अपने दिमाग में रखोगे। मैं रिपीटिंग अगेन, ये निगेटिवली चार्ज स्पीसी है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा ही और ये स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा भी बिहेव करेगा। अब सबस्ट्रेट कैसा है इसके सामने डिपेंड करेगा उसके ऊपर की प्रोडक्ट हम लोग क्या लिखने वाले। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जब भी निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाए या कार्बन पे आ जाए या नाइट्रोजन पे आ जाए, किस पे आ जाए, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, और ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज ना हो, जैसे यहां पे ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसा लिख देता, एसीटेट आयन लिख देता, यहां पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो रहा है। अगर आपके पास केसेस ऐसे मिल गए, ऐसे रिएजेंट मिल गए जहां पे निगेटिव चार्ज कार्बन पे है या फिर ऑक्सीजन के पास है या फिर नाइट्रोजन के पास है और वो निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो उस स्पीसी का
बेस कैरेक्टर इज डोमिनेटिंग ओवर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। देखो कैरेक्टर दोनों शो कर सकता है, ये बेस कैरेक्टर भी शो कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है, लेकिन अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो इसका बेस कैरेक्टर डोमिनेट कर जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन कैप्चर करके भागने का टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबिलाइज हो गया तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर विल डोमिनेट ओवर बेस कैरेक्टर, फिर इसके पास सब्स्टिट्यूशन कराने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, एलिमिनेशन कराने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूं, ये आप कॉपी कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पिंग टूल होगा आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इफ नहीं, पहले तो आप ये लिखो, ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड species can behave as a strong base, can behave as a strong base. Now next point is, if negative charge appear on carbon or nitrogen or oxygen, and this negative charge and the negative charge is not resonance stabilized, their base character dominate over nucleophilic character, मतलब वहां पे एलिमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर यही नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते, एलिमिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते। तो दिस वाज रिएक्टिविटी ऑफ बेस, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट, अल्काइल हैलाइड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, दो चीजें और बात कर लेते हैं, फिर E2 मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म एंड ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इसके बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है, कई बार डिटेल डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में हम लोगों का, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे, अगर आपका सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड इज ऑलरेडी अ पोलर कंपाउंड, तो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, नॉन पोलर तो आपको सॉल्वेंट लेना नहीं है। अब पोलर सॉल्वेंट दो तरीके हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। डेफिनेटली एक स्टेटमेंट और बता देता हूं जो बार बार बोलता हूं, आपको याद रहना चाहिए यार, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का सॉल्वेशन हो जाएगा, एंड अगर आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का सॉल्वेशन नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो, अगर देखो बच्चे, अगर सॉल्वेशन हो गया ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का, तो उसका किसी और के ऊपर अटैक करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग स्पीसीज चाहते हो जिसका अटैक करने का टेंडेंसी ज्यादा हो, जो कि E2 में रिक्वायरमेंट है, E1 CB में रिक्वायरमेंट है, तो आपको सॉल्वेंट कैसा लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा पोलर एप्रोटिक। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट E2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पोलर प्रोटिक ले लिया तो E2 होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट डेफिनेटली अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो तो वो E2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। तो ये भी कंक्लूजन लिख लो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स E2 रिएक्शन मैकेनिज्म,
E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में बस इतना जान लो आप कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जो हमारा रिएजेंट है उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। अगर आपने वीक न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है, सपोज कोई एक वाटर मॉलिक्यूल आप ले लो, वाटर मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कर रखा है, फिर वाटर मॉलिक्यूल लेकर के जाओ, वही वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके पास कोई वीक बेस है, लेट्स से वाटर मॉलिक्यूल अगेन दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कैन बिहेव एज वीक न्यूक्लियोफाइल, कैन बिहेव एज वीक बेस, और आप टेम्परेचर बढ़ा दो, वही वीक बेस कैन बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो फिलहाल के लिए आप इतना चीज अपने दिमाग में रखोगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्ट्रेंथ ऑफ रिएजेंट इंक्रीजेस। ये वीक न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो सकता है अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर रखा है। तो आगे जाकर के टेम्परेचर का भी मेजर रोल आएगा, हम लोग देखेंगे उधर क्वेश्चन करने के टाइम में देखेंगे भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, on increasing temperature strength of base or strength of reagent increases। ठीक है, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ E2 मैकेनिज्म। नाउ हमेशा की तरह जो हम लोग SN1 में देखे थे, SN2 में देखे थे, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ, वो यहां भी बनाएंगे। फटाफट बना करके खत्म करते हैं एंड देन प्रॉब्लम कुछ करेंगे E2 मैकेनिज्म का, देन E1 मैकेनिज्म। तो फटाफट देखना शुरू करो। y एक्सिस पे आई एम टेकिंग एनर्जी ऑन y एक्सिस, x एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। नाउ वी नो E2 इज वन स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपको बताया था मैंने कि रिएक्शन जितने स्टेप में कंप्लीट होगी उतने ही ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, और जितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे उतने ही पीक आएगा जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक ही पीक बनाऊंगा, क्योंकि रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ये आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। रिएक्टेंट में एल्काइल हैलाइड होगा एंड बेस होगा B-, एंड जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एल्कीन एंड X- इज द लीविंग ग्रुप। जो हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होगा, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग दिख रहा होगा। लेट्स रिप्रेजेंट इट थ्रू द कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, बेस हाइड्रोजन बॉन्ड मेकिंग, ये सभी सिचुएशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिस इज व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट होगा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा दिख रही होगी। ये ग्राफ आपको क्लियर ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो दिस इज द एंड ऑफ E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आपको क्वेश्चन करने हैं कुछ E2 रिएक्शन मैकेनिज्म के। मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन देता हूं, आप एक बार ट्राई करना, ठीक है? आप एक बार ट्राई करना, फिर हम लोग आगे करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर लेना, लेकिन इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का मैं रीजन आपको बताऊंगा जब भी E1 मैकेनिज्म सीख लेंगे तभी, ठीक है? एक चीज आप ध्यान रखना, जहां कहीं भी अल्कोहलिक KOH लिखा हो, अल्कोहलिक KOH ऑलवेज प्रीफर E2 मैकेनिज्म, एंड कहीं भी अगर एक्वस KOH लिख दिया, एक्वस KOH प्रीफर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ये ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराएगा, एक्वस KOH SN2 कराएगा। थोड़ा आइडिया दे देता हूं, रुको। देखो, पहले तो याद करने का ट्रिक, अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है,
दारू वाला केवेच, दारू यूज करने से वैसे ही लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, तो वहां से कनेक्ट कर लो, कहीं पे अल्कोहलिक केवेच लिखा हुआ है तो एलिमिनेट हो जाएगा। और पानी पीने से लोग स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा, खराब हेल्थ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इससे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो, अल्कोहलिक केवेच E2 कराएगा, एक्वस केवेच SN2 कराएगा। अब मैं आपको चलो यहीं पे रीजन भी बता देता हूँ आपको कि व्हाई इट हैपेंस कि अल्कोहलिक केवेच E2 क्यों प्रेफर करता है और एक्वस केवेच SN2 क्यों प्रेफर करता है, उसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको। देखो, जब आप अल्कोहलिक केवेच लिखते हो ना, आपने लिखा अल्कोहलिक केवेच, तो पहले तो अल्कोहलिक केवेच का मतलब समझो। अल्कोहल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट दैट इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और इसको कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखो होगा क्या, KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये ब्रेक करा होगा K प्लस एंड OH माइनस में। दिस OH माइनस एज अ बेस कैन कैप्चर दिस हाइड्रोजन, अल्कोहल का हाइड्रोजन अगर ये कैप्चर कर लेता है ना बच्चे, पहले तो आप इस चीज को समझो कि ये एसिड बेस रिएक्शन कराने जा रहे हो आप, OH माइनस एज अ बेस, अल्कोहल एज अ एसिड, एसिड का हाइड्रोजन कैप्चर करने जा रहे हो। अब देखो प्रोडक्ट क्या लिखोगे आप, C2H5O माइनस एंड H2O, OH माइनस एंड H प्लस कंबाइन होकर के क्या मिल जाएगा, H2O। डेफिनेटली K प्लस घूम रहा होगा सॉल्यूशन में, K प्लस घूम रहा है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। नाउ पहले तो इस रिएक्शन के बारे में समझो, ये एसिड बेस रिएक्शन है, और मैंने कई बार बोला हुआ है ऑल एसिड बेस रिएक्शन इज बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। तो पहले मैं इसको बाई डायरेक्शनल दिखा देता हूं। बाई डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, देखना, फॉरवर्ड में छोटा सा एरो, बैकवर्ड में बड़ा सा एरो, ये रिएक्शन कुछ ऐसा हो रहा होता है, ये बाई डायरेक्शनल है। फॉरवर्ड में छोटा सा एरो बनाने का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मूव करने का टेंडेंसी वो बहुत कम है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसका भी रीजन है। आप अगर इसी रिएक्शन को बैकवर्ड एनालिसिस करते तो क्या बोलते, C2H5O माइनस इज एक्टिंग एज बेस, और ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, एंड यहां से OH माइनस K प्लस कंबाइन करके KOH दे देगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोलना है तो KOH का O माइनस इज गोइंग टू कैप्चर दिस हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल, वाटर बनाएगा एंड एथॉक्साइड आयन बनाएगा। तो ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होगी, ऑल एसिड बेस रिएक्शंस आर बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। बट इस रिएक्शन का फॉरवर्ड में जाने का टेंडेंसी बहुत ही कम है। रीजन, व्हाट इज द रीजन? अब यहां पे देखो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अल्कोहल इज गोइंग टू एक्ट एज एसिड, जिसे मैं A1 बोल रहा हूं, एसिड 1 बोल रहा हूं। OH माइनस इज एक्टिंग एज बेस, जिसे मैं बेस 1 बोल रहा हूं, B1, बेस 1। बैकवर्ड डायरेक्शन में एनालिसिस करता, एथॉक्साइड आयन इज एक्टिंग एज बेस, दिस इज बेस 2। वाटर मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज एसिड, जिसे मैं एसिड 2 बोल रहा हूं। एक स्टेटमेंट जो मैंने कई बार बोला हुआ है, वापस रिपीट कर रहा हूं, ऑल एसिड बेस रिएक्शन मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की तरफ मूव करेंगे। आप बेस 2 एंड बेस 1 को कंपेयर करो, एथॉक्साइड आयन एंड OH माइनस आयन, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो, एथॉक्साइड एंड OH माइनस आयन, डेफिनेटली एथॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना बच्चे। और वाटर मॉलिक्यूल एंड अल्कोहल, ये दोनों एसिड के जैसा बिहेव कर रहे हैं। आप एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करोगे, वाटर मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो प्रोडक्ट के साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अवेलेबल थे, रिएक्टेंट के साइड में वीक एसिड एंड वीक बेस अवेलेबल थे। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है all acid base reaction move from strong acid strong base to weak acid weak base. that is why मैंने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कराया है। बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मोर शिफ्टेड होगा, इधर वीक लोग है ना। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई।
जब आप बोलते हो अल्कोहलिक क्यूएच, मतलब अल्कोहल वहां पे एज अ सॉल्वेंट यूज करा हुआ है। एज अ सॉल्वेंट बोलने का मतलब अल्कोहल का अमाउंट इज वेरी वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू क्यूएच ना। अगर आपने ये अल्कोहल का अमाउंट बहुत ज्यादा कर दिया, अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा कर दिया, अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल, अगर रिएक्टेंट का अमाउंट आप ज्यादा करते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर जाएगी। आपने रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा करा, रिएक्टेंट मैं क्यों ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि अल्कोहलिक क्यूएच बोल रहे हो, अल्कोहल इज टेकन एज सॉल्वेंट, अल्कोहल का अमाउंट इंक्रीज करोगे, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर जाएगी। एंड रिएक्शन अगर फॉरवर्ड मूव कर गई बच्चे, तो एथोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। कुछ देर पहले अभी आपको स्टेटमेंट बोला जा रहा था, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज गोइंग टू बिहेव एज strong nucleophile and a strong base, and if it is not resonance stabilized, its base character is dominating over nucleophilic character। तो ये जब आप अल्कोहलिक क्यूएच का सॉल्यूशन बना करके रखते हो बीकर में, तो वहां पे एथोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और एथोक्साइड आयन का बेस कैरेक्टर इज डोमिनेटिंग ओवर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। इसलिए ये हमेशा क्या कराएगा, एलिमिनेशन कराएगा। एलिमिनेशन कौन सा कराएगा, डेफिनेटली E2 कराएगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए आपको बोला जाता है कि अल्कोहलिक क्यूएच कहीं भी लिखा हो वो E2 मैकेनिज्म को प्रीफर करेगा, एक्वस क्यूएच SN2 को प्रीफर करेगा। अब अगर मुझे एक्वस क्यूएच के बारे में समझना है, यहीं पे मैं आपको एक्वस क्यूएच भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको एक्वस क्यूएच के बारे में समझना है कि एक्वस क्यूएच का क्या किया जाए, तो देखो एक्वस क्यूएच लिखते ही आपको समझ जाना चाहिए सॉल्वेंट कौन है, पानी, और क्यूएच आप ऐड करो, क्यूएच ऐड करोगे यहां से K+ एंड OH माइनस, ये कंबाइन करके वापस से आपको KOH एंड H2O ही बनेगा। OH माइनस जाएगा, इधर से हाइड्रोजन लेगा, वाटर बनाएगा, एंड यहां से K+ एंड OH माइनस KOH बन जाएगा। मतलब रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है। तो अब देखो बच्चे, अब यहां पे समझना, एक चीज आपको मैं बताता हूं। OH माइनस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो ना, OH माइनस अगर आप वाटर में अवेलेबल है, और वाटर मॉलिक्यूल मैं बना लेता हूं H2O ऐसा करके, तो ये OH माइनस पड़ोसी वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। यहां H2O का फॉर्मेशन हो गया, यहां OH माइनस बन गया। नेक्स्ट ये OH माइनस नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन कैप्चर करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये OH माइनस बन जाएगा, एंड इट प्रोसेस इज कंटिन्यू। ये प्रोसेस में हुआ क्या, ये प्रोसेस में हुआ ये कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा होता है। और ये फास्ट प्रोसेस से क्या हुआ, OH माइनस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने का टेंडेंसी इज वेरी वेरी फास्ट। एंड अगर आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी ना बच्चे, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। इफ यू रिमेंबर, जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे, तो वहां पे एक फैक्टर हमारे के सामने आयनिक मोबिलिटी भी आया था, और वहां पे बोला गया था मोर इज द आयनिक मोबिलिटी, मोर इज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। तो एक्वस क्यूएच में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डोमिनेट कर जाता है, इसलिए ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रीफर करता है। Why SN2? Because OH माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो आई होप आपको एल्कोहलिक एंड एक्वस क्यूएच दोनों क्लियर है, E2 मैकेनिज्म क्लियर है, E2 मैकेनिज्म के सारे पॉइंट्स क्लियर है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली प्रॉब्लम्स, जो कि हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए बस यहीं स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा मैं E2 के। बाय बाय।